भारत रूस संबंध। तो देखिए, भारत रूस संबंध को समझने के लिए हम 1947 में जाएंगे वापस, जब भारत आज़ाद हुआ था। तब से लेके अब तक के संबंधों को पहले समझेंगे, शुरू से लेके अब तक के, और इसके बाद फिर हम लोग चीज़ों को पहले आराम से सुनना है, पूरी कहानी कि क्या स्थिति रही। देखिए, सबसे पहले 1945 पे चलते हैं। 1945 से पहले 1917 पे चलो। 1917 पे रसिया में एक क्रांति होती है जिसको हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो एक क्रांति होती है बोल्शेविक क्रांति। उसके परिणाम स्वरूप रूस जो है, रूस नहीं रहता है वर्तमान में। रूस जो आप देख रहे हैं वो रूस नहीं था, बल्कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक देशों का एक समूह बन जाता है। लगभग 15 देशों से मिल करके यूएसएसआर का गठन होता है। 1917 के बाद धीरे धीरे बहुत सारे देश इसमें जुड़ते चले जाते हैं। विचारधारात्मक तौर पे देखें तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का जन्म होता है पूरे विश्व में। समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ पे अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से नियंत्रित थी। किसका नियंत्रण था? राज्य का नियंत्रण था। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का जन्म कब होता है? 1917 में। ठीक है, पहले यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जारशाही थी। वैसे देखा जाए तो 1905 में एक क्रांति होती है। उस क्रांति में जारशाही का पतन हो जाता है, संसदीय शासन प्रणाली आती है, ड्यूमा के पास पावर्स आती हैं। लेकिन दो क्रांतियाँ होती हैं आपकी 1917 में। दोनों क्रांतियों के परिणाम स्वरूप, खासकर जो अक्टूबर की क्रांति होती है, अक्टूबर की क्रांति के परिणाम स्वरूप आपका यूएसएसआर का जन्म होना प्रारंभ होता है। धीरे धीरे बहुत सारे देश साथ में जुड़ते चले जाते हैं, चाहे वो इस्टोनिया हो, चाहे लाटविया हो, चाहे वो यूक्रेन हो। आज यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है। पहले एक ही महासंघ हुआ करते थे, तो देशों का महासंघ बना एक। ठीक है, और ये जो मध्य एशियाई देश आप देख रहे हैं ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे जितने भी क्षेत्र थे, सारे आपके जो यूनियन क्रिएट होता है सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक देशों का, एसएसआर देशों का, एसएसआर। ठीक है, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक देश। इसी में रूस भी एक हिस्सा होता है। रूस भी आपका, रशियन फेडरेशन जो है आपका, ये भी इसी का हिस्सा होता है। ठीक है, इसके बाद 1945 में आपको पता है 1939 पे पहले द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, फिर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। यहाँ से कहानी चालू होती है। पूरा विश्व दो धड़ों में बढ़ जाता है। एक धड़ा इसके साथ जुड़ता है। जितने देश आप देख रहे हैं ये सब 1945 में बहुत तेज़ी से इसके साथ जुड़ने चालू हो जाते हैं। एक ये विचारधारा, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर इस महासंघ का हिस्सा बनने लग जाते हैं। वहीं दूसरा धड़ा अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देशों का एक बनता है, और वो धड़ा भी अपने साथ लोगों को जोड़ना चालू करता है। भारत भी उसी समय स्वतंत्र होता है 1947 में। हम किसी भी धड़े के साथ ना जा करके, जो किसी भी धड़े के साथ नहीं जाता उसका भी एक गुट बना लेते हैं, जिसको हम नॉन अलाइनमेंट या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। जो किसी भी धड़े में ना जुड़े, जो किसी भी गुट में ना जुड़े। ठीक है, तो गुटबाजी चालू होती है पूरे विश्व में। एक तनाव का वातावरण चालू होता है, कोल्ड वॉर का इरा चालू होता है। और जो शुरुआती भारत के संबंध रहे रूस में, रूस के साथ, वो सोवियत संघ के संबंध कहे जाते हैं। मतलब भारत का जो प्रारंभ था, जो भारत की शुरुआत थी, वो सोवियत संघ के साथ थी। ठीक है, तो भारत और सोवियत संघ के पहले संबंध हम समझेंगे, तब हम रूस को समझ पाएंगे। तो देखिए, जब शुरुआत हुई, आज़ादी की लड़ाई हमने किस लिए की? अंग्रेजों से स्वतंत्रता को लेकर के। ठीक है, और सोवियत संघ भी साम्राज्यवादी विरोधी था, साम्राज्यवादी विचारधारा का विरोधी था। क्योंकि पश्चिमी देश जितने भी आपके अमेरिका, पश्चिमी देश, खासकर जर्मनी के अलावा बगल में आपका ब्रिटेन था, ब्रिटेन के अलावा फ्रांस था, पुर्तगाल था, स्पेन था। ये कंट्री बड़े स्टेक होल्डर थे जो विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में कब्जा किए हुए थे। ठीक है, तो भारत और सोवियत संघ के बीच कुछ संयुक्त बातें थीं, जैसे कि भारत भी अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता था और सोवियत संघ भी साम्राज्यवादी विचारधारा के खिलाफ था। तभी आप देखेंगे जो इंडियन लीडर्स थे, खासकर जवाहरलाल नेहरू की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, ये सभी का रुख जो है सोवियत संघ की तरफ ज़्यादा मुड़ा हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भी
जो है सोवियत संघ की विचारधारा से, जवाहरलाल नेहरू भी सोवियत संघ की विचारधारा से प्रभावित थे। तो एक दूसरे से हमारी विचारधाराएं प्रारंभिक तौर पे मेल खाती हैं और इसी कारण से भारत और सोवियत संघ एक दूसरे के साथ जुड़ना प्रारंभ होते हैं। ठीक है। 1955 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर होते हैं, वो भारत आते हैं और यहीं से राजनीतिक संबंधों में सुधार आना चालू हो जाता है। इससे पहले कई घटनाक्रम ऐसे होते हैं जिसमें हमें पूरे विश्व की ज़रूरत पड़ी, उस ज़रूरत वाले में सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा रहा। जैसे कश्मीर मामला, कश्मीर विवाद आपका 1948 में ही चालू हो जाता है, कबीलाई आक्रमण हो जाता है, आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास चला जाता है। तो इसमें पश्चिमी देशों द्वारा इस मामले में जो है प्रस्ताव लाया जाता है यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ, उसमें भी सोवियत संघ हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है और वीटो करता है भारत के खिलाफ। ठीक है। इसके बाद जो है भारत में औद्योगिकरण का एक प्रक्रिया चालू होता है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी भारत में औद्योगिकरण की एक प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है और उस औद्योगिकरण में भारी उद्योगों को बल प्रदान किया जाता है। उस भारी उद्योगों को बल प्रदान करने में सबसे बड़ा योगदान हमें सोवियत संघ करता है। तो 1950 के अंतिम वर्षों में सोवियत संघ के द्वारा भारत में आधारभूत उद्योगों की नींव रखवाई जाती है, जैसे कि सार्वजनिक, क्योंकि हमारी भी अर्थव्यवस्था कैसी थी, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था जरूर चुनी, लेकिन उसमें राज्य का कंट्रोल बहुत ज़्यादा था, जो कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिलता है। तो भारी उद्योग जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात, ये सब सरकार के पास होता था। आपको मैंने अर्थव्यवस्था में नीतियाँ पढ़ाई हैं, है ना, जैसे कि आप लोगों ने देखी होंगी बहुत सारी जो पॉलिसी थी हमारी, औद्योगिक नीतियाँ मैंने पढ़ाई 1948, 1956। तो हर नीति में आपने देखा शुरुआत में राज्य के पास ज़्यादा जो है औद्योगिक क्षेत्रों का आधिपत्य था, जो राज्य के कंट्रोल में थे। तो इस्पात हो गया, कोयला हो गया, मशीनरी उपकरण हो गए, या पब्लिक सेक्टर के पास सबसे ज़्यादा आर्थिक और तकनीकी को लेकर के व्यवस्थाएँ थी, क्योंकि सोवियत संघ का प्रभाव था। तो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का जन्म होता है और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान कौन देता है? सोवियत संघ। सोवियत संघ के द्वारा 1955 में एक समझौता किया जाता है। भारत के भिलाई में एक इस्पात उत्पादन इकाई की स्थापना की जाती है। इस तरीके से लगातार सोवियत संघ हमारी मदद करना चालू करता है और भारत में बड़े उद्योगों की स्थापना में हमारी मदद स्टार्ट करता है। भारत के संबंध धीरे धीरे सोवियत संघ के साथ नज़दीकी होते जाते हैं। इसी दौरान जो सहायता हमें मिल रही थी, पश्चिमी देश भी हमारी सहायता कर रहे थे, लेकिन चूंकि हम नैम के सदस्य बन चुके थे, हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था, पाकिस्तान हमारा धुर विरोधी बगल में प्रारंभ हो चुका था, तो अमेरिका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दे करके पाकिस्तान को ज़्यादा प्राथमिकता देना प्रारंभ करता है। तो सोवियत संघ के द्वारा क्या किया जाता है, जो सहायता दी जाती है उसमें केवल हमसे जो एक तरीके से ब्याज वसूला जाता है, जो पैसा दिया जाता है, जो यहाँ पे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश किया जाता है, सिर्फ 2.5% की ब्याज वसूली जाती है। लेकिन अमेरिकी देश या पश्चिमी देश हमसे 6.5% से ज़्यादा की ब्याज दर वसूलते थे। यानी देखिए आर्थिक तौर पे भी हमें सोवियत संघ यहाँ पे मदद करता हुआ दिखाई देता है। ये सब शुरुआती दौर पे है। ठीक है। इसके बाद 1953 में भारत और सोवियत संघ के बीच में दीर्घकालीन समझौते होने चालू होते हैं और ये भी बोला जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप डॉलर में ही भुगतान करिए, आप रुपये में करिए। करेंसी स्वैप की बात की जाती है। अभी भी आप देख रहे हैं ना, रसिया ने क्या किया है, डॉलर के भुगतान की जगह पे वो रूबल के भुगतान को प्रायोरिटी दे रहा है, जबकि भारत ने कहा था कि रुपये में ले लो। ठीक है। तो कहने का मतलब अब वो अपनी मुद्रा को भी एक अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि अब इतने सारे प्रतिबंध खा चुका है। तो उस दौरान भी सोवियत संघ चूंकि आपस में क्या चल रहा था, एक तनाव चल रहा था, तो उसने कहा डॉलर की जगह रुपये में भी दे सकते हो आप। तो करेंसी स्वैप को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन पश्चिमी देश जो भी लेन देन करते थे सब डॉलर में करते थे, तो ऐसे में भी हमारे लिए सहूलियत सोवियत संघ से ज़्यादा मिली, ये शुरुआती दौर पे। तो इस कारण से सोवियत संघ के साथ हम जुड़ते चले गए। ठीक है। साथ में भारतीय बैंकों में सोवियत संघ के खाते खोले जाने चालू हो गए, क्योंकि भुगतान रुपये में होना था, उन्हें चालू भी रखा गया। इसके अलावा सैन्य दूसरा आया कि अब हम, ये तो इकोनॉमिक तौर पे हमें कहाँ से मिली मदद, सोवियत संघ से शुरुआती दौर पे। इसके बाद सैन्य की बात आई तो सोवियत मित्रता सबसे इंपॉर्टेंट निकली। जब भारत चीन युद्ध हुआ तो भारत चीन युद्ध के दौरान पे जो लड़ाकू विमान थे, क्योंकि एयरफोर्स काम नहीं की गई थी, एयरफोर्स पहले हमारी इतनी मजबूत भी नहीं थी,
तो जो मिग जो आपके लड़ाकू विमान है उस दौरान ही हमने समझौते साइन किए आपस में। फिर 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और इसमें भी सोवियत संघ की मध्यस्थता में 1966 में हमने ताशकंद समझौता किया। तो सोवियत संघ की यहाँ पे भी आपने एक मध्यस्थता देखी। भारत का ये महत्व दिखाता कि हम सोवियत संघ को कितना महत्व देते हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी की वहाँ पे मृत्यु भी हो जाती है। 1971 में भारत सोवियत संघ के बीच में चुपचाप शांतिपूर्वक इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता में एक शांति, मित्रता और आपसी सहयोग की एक संधि हो जाती है। कब होती है? 1971 में, ठीक है। और इस संधि पे एक बात लिखी होती है कि यदि एक दूसरे देश के ऊपर, क्योंकि हम 2 झटके खा चुके थे 62 और 65, ऐसे में हमें अब जरूरी थी एक अच्छा मित्र चाहिए था। चाइना हमारा शत्रु देश बन चुका था, अमेरिका हमारा शत्रु बना बैठा था, 65 में उसने पाकिस्तान को मदद दी, पाकिस्तान हमारा शत्रु, तो हम दुश्मनों से घिर चुके थे। तो हमने क्या किया, एक शांति, मित्रता और सहयोग संधि की, जिसमें एक क्लॉज था कि यदि कोई भी भारत के ऊपर आक्रमण होता है तो सोवियत संघ भारत की मदद करेगा, या सोवियत संघ के ऊपर कोई भी दिक्कत आएगी तो भारत उसकी मदद करेगा, ठीक है। दोनों आपस में तुरंत सलाह मशविरा करेंगे और प्रयास करेंगे। लेकिन इसी टाइम पे 1971 में एक युद्ध हो गया, ठीक है। आप सबको पता है, वो पूरी कहानी मैं बता चुका हूँ। 1971 में बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ। युद्ध में पाकिस्तान का सहारा बन के आ गया अमेरिका, है ना। अपना परमाणु पूरा पनडुब्बी लेके खड़ा हो गया बंगाल की खाड़ी में और भारत के ऊपर परमाणु चुनौती देने की भी उसने कोशिश की। भारत को परमाणु चुनौती दे दिया। इसके बाद सोवियत संघ तुरंत मदद में आ गया, क्योंकि हमने क्या कर रखी थी, संधि। तो यहाँ पर भी हमारे लिए कौन महत्वपूर्ण बन गया? बांग्लादेश मामले में भी मॉस्को या सोवियत संघ हमारा सबसे बड़ा साथी बन गया, ठीक है। इसके बाद आपको पता होगा कि सोवियत संघ भी फंस गया। कब फंसा? 1979 पे, जब अफगानिस्तान में क्या हुआ था, अमेरिका और पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। वहाँ पर तालिबान का उदय हुआ। फिर वहाँ पे अफगानिस्तान में रसियन विरोधी, यूएसएसआर विरोधी भावनाएं उठ के खड़ी हो गई और उसकी एवज में रसिया ने क्या किया, जैसे आज यूक्रेन में आक्रमण किया वैसे ही रसिया ने अफगानिस्तान में आक्रमण कर दिया। आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान से रसिया को वापस जाना पड़ा था 10 साल में? यूक्रेन से भी वापस जाना पड़ सकता है। 10 साल युद्ध चला था अफगानिस्तान और किसके बीच में? क्योंकि कौन खड़े थे पीछे? अभी कौन खड़े हैं पीछे? आपको क्या लगता है कि रूस जीत भी सकता है इस युद्ध में? संभावना मुझे तो ना के बराबर दिखती है। इसलिए क्योंकि जो शक्तियां लगी हुई हैं पीछे, वो चाहती हैं कि ये कमज़ोर हो जाए, पूरी तरह से सब खत्म ही हो जाए, ठीक है। ख़त्म तो नहीं होगा, क्योंकि अब उसने भी अपना एक पूरा ग्रुप बनाना चालू किया है, ईरान से जुड़ना चालू किया। अब जो उसके, और जल्दी चीन खड़ा है सबसे साथ उसके, भारत भी खड़ा है उसके साथ, इसीलिए रूस का साथ हम नहीं छोड़ेंगे कम से कम। तो 1979 में जब रसिया को ज़रूरत पड़ी, सोवियत संघ को ज़रूरत पड़ी, तो भारत ने सोवियत संघ दिसंबर 1979 पे अफगानिस्तान के हमले में उसका सहयोग किया, उसकी मदद की। और सार्वजनिक बयानबाजी हमने कभी नहीं की। आज भी हम नियंत्रण बरत रहे हैं। जब भी यूक्रेन का मैटर है हम शांत खड़े हैं, हमने कहा। वैसी ही हालत वहाँ पे, सार्वजनिक बयानबाजी की नहीं कि हम इसके खिलाफ हैं उसके खिलाफ हैं, सब चीज़ें नहीं। तो भारत ने अफगानिस्तान मामले में, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, देखिए धीरे धीरे यूएसएसआर टूटने लगा। आर्थिक तौर पे कई सारे स्तरों पे ये टूटना चालू हो जाता है, क्योंकि एक तो ये जो अफगानिस्तान पे युद्ध छेड़ना और लगातार जो है अमेरिका का प्रभाव बढ़ते रहना, दूसरा आर्थिक तौर पे देखा जाए तो पूंजीवादी देशों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो मिखाइल गोर्बाचोव आए 1985 में, और उसके बाद से सोवियत संघ का भारत से ध्यान थोड़ा सा हटने लगा, क्योंकि सोवियत संघ का खुद ध्यान अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ लाभ उठाने को लेकर रहा, और उन्होंने काफ़ी सारी नीतियों में बहुत सारी वो की। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे वो चाहते थे गोर्बाचोव की एक कॉमन यूरोपियन होम बनाया जाए, और भारत जैसे विकासशील देशों का महत्व उन्होंने कम कर दिया, ठीक है। तो सोवियत संघ के साथ मित्रता रही हमारी, लेकिन वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी। 1985 के बाद संबंधों में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलता है। इसी दौरान चीन भी उभर के सामने खड़ा आ जाता है। शांतिपूर्ण उदय की नीति के बाद चीन जो है एक बड़ी, तो चीन के साथ सोवियत संघ का जुड़ाव और भारत के साथ
1962 के युद्ध के बाद से तनाव ठीक नहीं चल रहा था, तो सोवियत संघ जब चीन के नज़दीक आता है तो भारत से भी संबंधों में अस्थायी तौर पे गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन 1991 में स्थिति जस्ट उलट हो जाती है। सोवियत संघ खत्म हो जाता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। ठीक है, और अभी भी इस दौरान भी भारत के साथ अब नया देश निकल के आता है, रूस। और भारत के साथ एक व्यवहारिक नवीनीकरण की, मतलब एक नए तरीके से संबंधों को स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। इसी दौरान 1993 में रूस में वहाँ पे जो राष्ट्रपति बनते हैं उनका नाम था येल्त्सिन। येल्त्सिन भारत की 1993 यात्रा पे आते हैं। भारत और रूस के बीच फिर से एक मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किया जाता है। 1971 में जो संधि की गई थी उसका ये स्थान ले लेती है। बट इसमें ये नहीं था कि आपस में झगड़ा वगड़ा होगा किसी दूसरी देश से तो हम आ जाएंगे, ये हटा लिए गए, सुरक्षा उपबंध हटा लिए गए, पर शांति और मित्रता बरकरार रही कि हम आपस में कभी लड़ेंगे नहीं और हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो साथ रहेंगे। ठीक है, साथ में करेंसी स्वैप को लेकर के भी निर्णय लिए जाते हैं। और येल्त्सिन ने कहा कि अमेरिका द्वारा मतलब बार बार आपत्ति जताई जा रही थी, भारत चाह रहा था कि मुझे भी क्रायोजेनिक इंजन मिल जाए, हम भी अपने अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों में लगे थे, तो अमेरिका बार बार कह रहा था कि ना भारत को नहीं, मैं भेजूंगा भारत को 800-900 करोड़ डॉलर में बेचूंगा, टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं दूंगा और तुम भी मत देना, तुमने बना लिया है तो। क्योंकि उस समय एक ध्रुवीय विश्व का जन्म हो चुका था। तब भी येल्त्सिन बोल के गए कि हम भारत को क्या करेंगे, क्रायोजेनिक तकनीकी देंगे। लेकिन अमेरिका का लगातार दबाव बढ़ता रहा, रसिया अपने इस कदम से पीछे हट गया है। नंबी नारायणन की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। भारत में उस समय क्रायोजेनिक तकनीक को लेकर तो भारत ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तकनीकी मत दो। नरसिम्हा राव साहब थे उस समय, और तकनीकी की जगह पे हमें आप क्रायोजेनिक इंजन ही भेज दो। तो रसिया ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 4 क्रायोजेनिक इंजन भारत को भेजे गए। नंबी नारायणन ने उसमें काम करना चालू किया और फिर आपको सब पता है कहानी, उनके ऊपर जो है अमेरिका के द्वारा ही ये सारे काम किए गए थे। मालदीव से जो है एक लीक होता है पेपर, उसमें एक महिला के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि नंबी नारायणन ये इस तकनीकी को पाकिस्तान को बेच रहे हैं, भारत का गद्दार घोषित कर दिया जाता है और अनुसंधान कार्यक्रम में हम 20 साल पीछे उड़ जाते हैं। वो भी अमेरिका की ही एक रणनीति रहती है। ठीक है, वो एक अलग विषय है। पर पहले 1993 में रसिया के द्वारा क्रायोजेनिक इंजन को लेकर के हमसे बात की जाती है। ठीक है, यहाँ तक भी होता है। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज के नहीं है व्लादिमीर पुतिन जब भारत आए, इन्होंने रणनीतिक हिस्सेदारी की घोषणा की। भारत रूस संबंधों में एक तरीके से फिर से एक नई एनर्जी देखने को मिली। इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 2001 में अटल जी भी गए वहाँ पे। फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुद्दा हमारे संसद पे हमला हो चुका था। उससे पहले हमने क्या किया था, पोखरण किया था 1998 पे। तो जब पोखरण में परमाणु हमला हुआ था उसमें भी रसिया ने भारत को, दुनिया भर के सैंक्शन लग रहे थे, उसमें रसिया ने हमारा सहयोग किया। ठीक है, और 2001 में हमने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को लेकर दोनों देशों ने मिल करके, क्योंकि भारत आतंकवाद पीड़ित था, अमेरिका सुन नहीं रहा था भारत की, तो ऐसे में हमने सोवियत संघ के सहयोग से आतंकवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में पूरे विश्व को चिन्हित करने की बात की। और यह भी घोषणा की कि आतंकवाद, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का उदय और उससे और कौन परेशान, रसिया परेशान, और हम पाकिस्तान और इस इलाके में हम भी आतंकवाद से परेशान। तो दोनों देशों ने ये घोषणा की कि आतंकवाद पर पश्चिमी देशों का जो दोहरा मानदंड है उसकी हमने निंदा भी की। ठीक है, तो यहाँ पे यूएसएसआर की मदद से ही हमने साझा हितों के कारण से एक दूसरे को लेकर इस मुद्दे पर भी एक हो गए। ठीक है, लेकिन रूस एक महाशक्ति नहीं रहा। ये भी आपको समझना है कि जो रूस 1991 से पहले था, अब वो रूस नहीं था। लेकिन रूस हमारे लिए महाशक्ति आज भी है। पूछे क्यों? सिर्फ एकमात्र देश है। रूस का महत्व कहाँ से दिखाई देता है? और रूस को हम कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। जब कभी भारत का मामला सुरक्षा परिषद में आया है तो रूस ने अपनी वीटो पावर का प्रयोग भारत के समर्थन में किया है। बाकी के जितने भी देश हैं, आपको पता है, दोनों पिछलग्गू हैं। अमेरिका और फ्रांस के साथ, ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका के साथ गुटबाजी है उनकी। चीन हमारा साथ कभी देगा नहीं, एक ही बसता हमारा सहयोगी। तो हम किसके भरोसे में रूस का विरोध करें? तो आज तक जब भी भारत को जरूरत पड़ी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, तो उसमें हमारा संकट मोचन बन के आया है रूस।
इसलिए रूस को हम हमेशा, तो निषेधात्मक शक्ति का प्रयोग हमेशा करता है, ठीक है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, या पाकिस्तान से युद्धों के मामले हों, धार्मिक कट्टरता को लेकर कई बार भारत को लेकर पाकिस्तान लाता रहता है प्रस्ताव, ठीक है, तो जब भी पाकिस्तान प्रस्ताव लाता है रूस हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है। चीन कई बार प्रस्ताव ला चुका, रूस हमारे साथ आके खड़ा हो गया, ठीक है, तो इस मामले में रूस हमारे लिए हमेशा सुपर पावर ही है, ये समझ लो, भारत के लिए जीवन शक्ति के तौर पे काम करता है, इसलिए रूस के महत्व को कभी कमतर नहीं आंका जा सकता है, ठीक है। इसके बाद कई बार जो है रूस ने यह भी स्वीकारा कि जो कश्मीर का मैटर है वो पाकिस्तान के द्वारा इन्वेड किया गया था कश्मीर को, और जो है ये भारत का और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है, साथ में मिलना चाहिए। पाकिस्तानी भारत में कट्टरतावाद या धार्मिक आतंकवाद या धार्मिक कट्टरता ये सब फैलाता है। 26/11 जो हुआ उसमें पाकिस्तान का था, सब रूस मानता, बाकी नहीं मानते। तो रूस हर मुद्दे पे जब भारत को ज़रूरत होती है साथ में खड़ा होते हैं, ठीक है, या फिर जो पाकिस्तान से घुसपैठ होती है, ठीक है, इन सभी मामलों में रूस आके भारत के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको रूस की महत्व को बताता हूँ। भारत के पास आज जो भी सैन्य पावर आप देख रहे हैं वो सारा रूस का है, जो भरोसेमंद है, जो सस्ता है, उच्च गुणवत्ता युक्त है और हमें एक सुपर पावर के तौर पे बनाने की क्षमता रखता है, वो रूस के कारण आज ये डेवलप हो पाई है। आज जितने भी आधुनिक अस्त्र और आधुनिक तकनीकी हमें मिली है वो रूस के कारण मिल पाई है। लगभग 70% हमारे यहाँ पे जो सैन्यीकरण हुआ है, जो हमारी सुपर पावर वाली जो छवि बन रही है, या फिर आज हम शत्रु देशों से घिरे हुए हैं उनके सामने हम खड़े हो पाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारक रूस है, नहीं बाकी तो बनने ही नहीं देते। आज आप MiG-21 की बात करते हैं, है ना, अभिनंदन ने मिगी से उड़ा दिया था, किसको, F-15 को। अमेरिका दंग रह गया कि ये कब का, किस पीढ़ी का बिना विमान और किस पीढ़ी के विमान को उड़ा रहा है। तो MiG-21, युद्धक टैंक T-72 ये भी रसिया से ही है। कितने सारे हेलीकॉप्टर हैं, कितनी टैंक रोधी मिसाइलें हैं, कितनी जहाज रोधी मिसाइलें हैं। S-400 जो मिसाइल प्रतिरक्षा तंत्र है पूरा का पूरा, वो भारत को अब अमेरिका रसिया देने वाला है। जहाज रोधी मिसाइलें हैं, पनडुब्बियाँ हैं, नाभिकीय पनडुब्बियाँ हैं, विमान वाहक जितने सारे पोत हमारे हैं, सब कहाँ से मिले हमें, चाहे अरिहंत की बात करें या फिर जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं ब्रह्मोस, किसके साथ, अमेरिका हमें सिर्फ बेचता है, रसिया हमें बेच करके हमारे यहाँ प्रौद्योगिकी भी देता है ताकि हम दूसरे देशों को बेच पाए। रसिया हमें इसलिए आज ब्रह्मोस हम पूरे विश्व को बेच रहे हैं। संयुक्त शोध विकास के काम, चाहे कुड़ाकुलम में लगे हुए नाभिकीय प्रोजेक्ट हो, इन सब में रसिया हमारे लिए साथ खड़ा रहा। तो MiG-27M, सुखोई MK, T-72 भारत में उत्पादन भी इनका प्रारंभ करने के लिए रसिया हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए भारत और रूस के संबंध बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। यदि एक बेस्ट मित्र की बात होती है ना, कि मित्र पूरे विश्व में देखें तो भारत का सिर्फ एक ही है, दूसरा कोई मित्र ही नहीं है, सब अवसरवादी हैं, जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा और आज भी भारत के साथ वो आज भी नहीं छोड़ेगा और न आने वाले भविष्य में छोड़ेगा। 75 साल के इतिहास में उसकी जो पॉलिसी रही भारत के साथ, फ्लिप फ्लॉप नहीं रही, सिमिलर एक, और हमेशा प्लस होती चली गई। अमेरिका तो आज मित्र बना हुआ है, कल अभी उसके हित चेंज हो जाए तो कल आपको गर्दन में आपके छुरा रख के निकल जाएगा। तो फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन हो जाएगा, रशिया। इसलिए रशिया भारत और रूस के बीच सबसे महत्वपूर्ण देश है। रूस के पास आज तेल और गैस के भंडार हैं, जब हमें कहीं से नहीं मिलेगा हम रूस से खरीदेंगे, हमें सस्ते में भी देगा। यदि जल विद्युत की बात करें, नाभिकीय ऊर्जा शक्ति के बात करें तो रूस के पास है, भारत वहाँ से तकनीकी भी लेगा और सारी चीज़ें लेगा। नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के भविष्य की यदि कोई सुरक्षा कर सकता है इतनी बड़ी आबादी की, तो सिर्फ एक ही देश कर सकता है, रूस। तो ऐसे में रूस को हम अपना दुश्मन नहीं बना सकते कभी भी। ये बार बार सब बोल रहे हैं ना कि सुरक्षा परिषद में आप रूस के खिलाफ आओ, आप खड़े हो, यूक्रेन मैटर में साथ दो। यदि रूस को आपने दुश्मन बना लिया तो आप समझिए चीन तो बैठा ही है खूंखार बना हुआ, फिर तो कोई नहीं बचेगा। तो इसलिए रूस को भारत कभी भी अपने से जुदा नहीं कर सकता। तब से लेके अब तक का ये संक्षिप्त सार है। अब इसको छाप लो थोड़ा सा, ताकि आपको ज़िंदगी भर याद रहे
इसके बाद मैं आपको हालिया संबंध में सारी चीज़ें बताऊंगा जो अभी हाल फिलहाल में चल रही हैं। लिखिए, यही सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई। लिखिए, भारत और रूस के बीच, समझ में आया कुछ, थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा? ठीक है। भारत और सोवियत संघ के बीच संबंध कुछ संयुक्त घटकों पर आधारित थे। भारत और सोवियत संघ के बीच संबंध कुछ संयुक्त घटकों पर आधारित थे। भारत द्वारा अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करना, भारत द्वारा, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सोवियत संघ रसिया जाके युद्ध लड़ ले यूक्रेन के साथ। देखो, डिप्लोमेसी जो होती है ना, कूटनीति, मैंने आपको क्या बताया था कूटनीति के बारे में? आपके राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। अभी हमारे राष्ट्रीय हित विश्व की किसी भी शक्ति से लोहा लेने जैसे नहीं है। अमेरिका को हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? निर्यात कर रहे हैं, व्यापार से हमारे पक्ष में है। तो हम ना तो अमेरिका के खिलाफ जाके अपनी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करना चाहते हैं, इसलिए हम युद्ध के खिलाफ हैं। भारत की विदेश नीति क्या कहती है? किसी भी मामले को आप बैठ करके सुलझाइए, आपसी शांति से, वार्तालाप से सुलझाइए। या आपका द्विपक्षीय मामला, हम सैन्यीकरण के खिलाफ हैं, हम सैन्य गठबंधनों के खिलाफ, हम नाटो के खिलाफ भी हैं। ठीक है, तो ना हम रूस के खिलाफ हो सकते क्योंकि रूस आज संकट में है, तो हम उसके, पाकिस्तान देखिए कितना नालायक देश है, पहले अमेरिका के साथ था, जिस दिन युद्ध चालू हुआ वहीं पहुंच गया ना। तो आप ये समझिए क्यों पहुंचा? क्योंकि उसकी पूरी फंडिंग बंद हो चुकी थी। अभी हालत खराब है, अभी देखिए कुछ दिन बाद खबर आपको श्रीलंका जैसी मिलेगी, इससे ज़्यादा स्थिति नहीं। बांग्लादेश की चालू हो चुकी स्थिति, जो स्थिति आज श्रीलंका की, अभी IMF से कितने 6 से 7 बिलियन डॉलर की मांग की है, डिमांड की है बांग्लादेश ने। लेकिन दुर्भाग्य का बात है, हमारा पड़ोस दिवालिया होने का मतलब समझ रहे हैं ना? जब पड़ोसी के घर में कुछ न बचे खाने के लिए, तो कहाँ लूट पड़ेगी? अगली सेंध आपके घर पे होने वाली है, समझ लो। तो दुख और दर्द, मदद के लिए आप ही को आना पड़ेगा। इसमें खुशी मनाने जैसा कुछ नहीं है कि आज श्रीलंका तबाह हो रहा है तो हम खुश हो जाएं, बांग्लादेश तबाह हो रहा है तो हम खुश हो जाएं, है ना? हमारे उद्योग धंधे सब खत्म होंगे। बट ये, अब इस पड़ोस को ये समझना चाहिए कि यदि यहाँ पे कोई एक है जो हम सबको संभाल के ले जाएगा, वो एक ही है, सर्वोपरि भारत। यदि इससे बना के चल पाए, नहीं चीन क्या है, सबको ऋण दिए पड़ा है, लो कर्जा, उसके पास खूब पैसा है, कर्जा पे कर्जा दिए पड़ा है, उसको ब्याज मिल रही है, नहीं दोगे तो ज़मीन ही दे दो। चीन जैसे पहले होते थे ना जमींदार टाइप के लोग, जो शोषक वाले होते थे, उनकी कभी ब्याज खत्म नहीं होती थी। बंधुआ मजदूरी चीन बंधुआ मजदूरी कराएगा, देखिएगा इन देशों से। जितने भी देश यहाँ है ना, बंधुआ मजदूरी का मतलब समझते हैं क्या होता है? ब्याज, कर्ज किसी और ने लिया है, कर्ज आपके परदादाओं ने लिया, पर भर आज आप रहे हो, इसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। आज भी आप जो है, तो ये चीन करवाएगा आने वाले समय पे, देखिएगा देशों के साथ जिस तरीके से देता चला जा रहा है। मुझे लग रहा है कहीं अफ्रीका न कब्जा ले। औपनिवेशीकरण का एक नया ईरा चीन के द्वारा डेवलप किया गया है। जिबूती को पूरा कितना ऋण दे दिया उसे, कितना ऋण ईरान को दिया है अभी इसने, कितना ऋण इसने जो है, पाकिस्तान तो मान लीजिए है ही है ना? तो ऐसी स्थिति, बांग्लादेश को भी खूब दिया है, म्यांमार को दिया, मालदीव, किसको नहीं दिया है? सब लेते जा रहे हैं। नेपाल भी, तभी तो नेपाल फ्लिप फ्लॉप करते हैं, जितना पैसा मिला। नेपाल तो चलो मान लो ब्लैकमेल करता है, उसे पता है बीचों बीच हूँ, है ना? तो कभी आप लोगों ने एक, मतलब हमारे साथ होता था कि जब माँ लेटती थी तो मेरी सिस्टर होती थी एक तरफ और दूसरी तरफ मैं, तो माँ के साथ होता था तुम मेरे तरफ होकर, वही हाल हो गया है नेपाल के साथ। भारत कहता अरे नहीं इधर भाई, इधर मुँह करके लेट, वो उधर गया तो फिर भारत परेशान, वो उधर गया तो उधर, उसकी हालत ये है। पर वो उसका बेनिफिट उठा रहा है, बट इसमें फंसेगा वो। देखो मित्रता ऐसी नहीं होती, कभी भी मित्रता फ्लिप फ्लॉप नहीं होती है, नहीं फंस जाओगे।
मित्रता का मतलब है जैसे सोवियत संघ ने निभाया, मित्रता निभाई जाती है संकट में भी, सुख में भी और दुख में भी। मित्रता का मतलब ब्लैकमेलिंग नहीं है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो चाहे जो भी हो। जिन देशों ने किया है वो भुगते हैं, समझ रहे हैं? ठीक है, चलो इसे छापते हैं। हाँ, जैसे कि पाकिस्तान पे इतना कर्जा है, कभी ऐसी कंडीशन आ गई उसके घर में कुछ खाने पीने की नहीं होता, तो क्या ऐसा कर सकता है कि भारत के साथ मिल जाए, फिर क्या है कि भारत के साथ में मिल गया तो भारत ही कर्जा चुकाए? ऐसा कुछ नहीं होता है। संधि एक संप्रभु राष्ट्र के साथ हुई है, लेकिन जब उसका मान लो कल के दिन फ्यूचर में आप ये सोच रहे हो कि पाकिस्तान की स्थिति इतनी ख़राब हो जाए कि वो भारत के साथ मिल जाए, तो भारत के साथ मिल जाए तभी मिलेगा जब हमारा संविधान अनुमति देगा, जब हमारी संसद अनुमति देगी, पहले तो तब मिलेगा। चलो हम एक दफ़े अनुमति दे सकते हैं क्योंकि हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है, हमने अनुमति दे भी दी, तो पूरा सेटलमेंट होगा। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ किस किस देश के साथ उसकी क्या क्या रही हैं, है ना? ऐसे नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है सारी चीज़ें, उनमें से कितना लेन देन है, सारे सेटलमेंट होगा फिर जा कर के चीज़ें होंगी। समझ रहे हैं ना? कहाँ कहाँ कर्ज ले रखा है तो भी भारत सोचेगा ना उसको मिलाने से पहले, किस देश की स्थिति परिस्थिति क्या है। कोई कंगाल देश नहीं आप लोग हैं। अभी आपको क्या लगता है यूक्रेन को रसिया जीत जाए, मान लो, मैं एक बार सोचते हैं, एक बार मान लो रसिया जीत गया, तो आपको क्या लगता है कि यूक्रेन की हालत क्या हो जाएगी तब तक में? अर्थव्यवस्था कहाँ गिर चुकी होगी, शेयर मार्केट कोलैप्स हो चुका है, कोई व्यापार उद्योग इंडस्ट्री कुछ चल नहीं रही है। इतनी बड़ी आबादी के लिए रसिया क्या करेगा? और वहाँ पे आंतरिक सुरक्षा के कितने मामले विकसित हो जाएंगे। तो रसिया कभी भी यूक्रेन को अपने प्रत्यक्ष संप्रभु देश के तौर पे नहीं रखेगा। ये देखिएगा आप क्या करेगा, वहाँ पे एक सरकार बना देगा, वो सरकार भिड़ती रहे आपस में, लोग उससे भिड़ते रहे, वो उससे भिड़ते रहे। लेकिन वो सरकार कौन सी होगी? जैसे 2014 के पहले थी, क्रीमिया हड़पने के पहले एक कठपुतली सरकार बैठाएगा जो उसके इशारों में काम करेगी। ठीक है, जब इधर का कान पकड़ के काम चल जाए तो उल्टा क्यों हाथ बढ़ाना? बस ये समझ लो। तो ऐसे ही हम कभी भी कोई भी देश, किसी भी ऐसे देश को जिसकी स्थिति बहुत डावाडोल है, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, इतनी जल्दी ऐसे डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। ठीक है ना? तो ये अभी आपका इल्यूजन है। बट यदि भारत सरकार मान लो लेती भी है तो फिर उसको लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ की गई हैं उन अंतर्राष्ट्रीय संधियों पे सारी चीज़ों को वो करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप एक संप्रभु राज्य को अपने साथ मिला रहे हो फिर। ठीक है ना? भारत फिर उनका सब जिम्मेदार हो जाएगा। पिता की संपत्ति आप ही को मिलती है, तो पिता की संपत्ति यदि बेटे को मिलती है तो पिता का जो कर्ज होता है ना, बेटे की जिम्मेदारी होती है। होती कि नहीं होती? भरता कि नहीं भरता? तो मना कर दे, पिताजी गए, अब आप जो लिया है देखो, आप, मुझे मतलब नहीं है। ऐसे नहीं होता है। या तो फिर उनकी संपत्ति बेच दो, कर्जदार आएंगे पूरी संपत्ति पे कब्जा करेंगे, बेच करेंगे, बोला तुम जब बेटा का दायित्व ही नहीं निभा रहे हो तो हम भी अपना काम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आपके अंदर हक होता है, मान लो कि आपके पिताजी के पास कुछ बचे ही ना, तो फिर आपके पास भी कुछ नहीं, तो आपने दिवालिया घोषित। जब दिवालिया घोषित तो कोई जिम्मेदार नहीं। ठीक है, लेकिन आपके पास संपत्ति भरी पड़ी है तो फिर आपको करना पड़ेगा। वो सेटलमेंट इसी का नाम होता है। बैंक भी आपसे क्या करता है? कल के दिन आप बैंकों से, विजय माल्या ने ले लिया इतना पैसा, बैंकों ने बेच डाला सब कुछ। क्या लगता है? सब बेच डाला बैंकों ने, बेच बाच के सारा कुछ लिया नहीं, उससे ज़्यादा बेच दिया, खत्म बात। अब विजय माल्या से उनको कोई मतलब नहीं है, पर वो चाहते हैं, भाग गए थे तो आओ एक बार गुजारो कुछ दिन यरवदा में या तिहाड़ में, है ना? चलो वो अलग मैटर है। कहाँ पे हैं हम लोग? वो भारत सरकार का मामला है। कहाँ पे थे? भारत द्वारा अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करना और सोवियत संघ की साम्राज्यवाद विरोधी और सोवियत संघ की साम्राज्यवाद विरोधी विचारधारा एक दूसरे से मेल खाती थी।
एक दूसरे से मेल खाती थी। इसी कारण भारत और सोवियत संघ एक दूसरे के स्वाभाविक मित्र बन गए। एक दूसरे के स्वाभाविक मित्र बन गए। कोई दिक्कत? सेटल, आगे बढ़ो। इसी साम्राज्यवादी विचारधारा के फिर भी ये तो जापान के कब्जा वो अलग मैटर है, ठीक है। जापान ने आक्रमण किया था, जापान से पराजित हुआ था। मंचूरिया, जापान साम्राज्यवादी विचारधारा से जुड़ाव रखता है। रसिया हमेशा अपने हितों के लिए लड़ा। जब आप देखेंगे, विश्व इतिहास पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, रसिया भी साम्राज्यवादी शक्ति के तौर पे अपने आप को उभारा एक टाइम पीरियड पे। वो जार शाही का टाइम पीरियड था। लेकिन जो सोवियत संघ था, ये वो स्थिति नहीं थी यहाँ पे। यहाँ तो मार्क्सवादी विचारधारा थी, जो शोषित, दमित और एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो लक्ष्य होते हैं कि समाज के अंतिम तबके तक, समाज के दबे कुचले वर्ग को, ये वो सोवियत संघ की बात कर रहे हैं जो 1917 के बाद उदय हुआ। हम उस सोवियत संघ की बात नहीं कर रहे हैं जो जार के अंतर्गत काम कर रहा था, या रूस की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट उस टाइम पे भी रूस यदि साम्राज्यवादी शक्तियों के तौर पे उभरा था तो वो उसके भी हित थे, खासकर काला सागर, है ना, टर्की का या फ्रांस का, या ये पश्चिमी देशों के साथ उसका जो विरोध उत्पन्न होता था, या क्रीमिया वाला मैटर जो था। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, विश्व इतिहास का टॉपिक है, वहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो रूस भी रहा है कई बार, बट रूस के पीछे रीज़न उसका काला सागर हर जगह आ जाता था। उसका जब क्षेत्र में, जब उसके हितों के साथ जुड़ा होता था तो फिर वो भी उतर आता था, ठीक है। नेक्स्ट आगे, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के नेता की 1955 में भारत यात्रा के बाद, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के नेता की 1955 में भारत यात्रा के बाद राजनीतिक संबंधों में तीव्रता से सुधार हुआ। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के नेता की 1955 में भारत यात्रा के बाद राजनीतिक संबंधों में तीव्रता से सुधार हुआ। सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर भारत का समर्थन करते हुए पश्चिमी देशों द्वारा इस मामले में लिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया। वीटो शक्ति का विरोध किया गया, वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया। सबसे महत्वपूर्ण सहायता भारत में भारी उद्योगों को विकसित करने में थी। सबसे महत्वपूर्ण सहायता भारत में भारी उद्योगों को विकसित करने में थी।
1950 के अंतिम वर्षों में 1950 के अंतिम वर्षों में सोवियत संघ ने भारत के आधारभूत उद्योगों के विकास तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे इस्पात, कोयला, मशीनी उपकरण निर्माण के लिए पब्लिक सेक्टर में बहुत अधिक आर्थिक और तकनीकी सहायता खुलकर प्रदान किया। आर्थिक और तकनीकी सहायता खुलकर प्रदान किया। भारत ने सोवियत संघ के साथ 1955 में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। कहाँ पे हैं? 1955 में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया जो भिलाई में एक इस्पात उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए था। कहाँ पड़ता है भिलाई? छत्तीसगढ़। जो भिलाई में इस्पात उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए था। सोवियत संघ द्वारा दी गई सहायता की शर्तें भारत के पक्ष में थी। जबकि अन्य पश्चिमी देश 6.5% की ब्याज दर वसूल रहे थे। तब सोवियत केवल 2.5% ही वसूल रहा था। दिसंबर 1953 में भारत और सोवियत संघ ने एक लंबी अवधि के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का सबसे आकर्षक पहलू यह था कि
भारतीय आयात के लिए भुगतान डॉलर या अन्य करेंसी में ना करके रुपए में किया जा सकता था। इसके विपरीत पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक लेन देन डॉलर में थे। इसके विपरीत पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक लेन देन डॉलर में थे। इस उद्देश्य हेतु विभिन्न भारतीय बैंकों में सोवियत संघ के खाते खोले गए और उन्हें चालू रखा गया। इसी दौरान भारत को सैन्य आपूर्ति भारत सोवियत मित्रता का महत्वपूर्ण प्रतीक बनकर उभरी। इसी दौरान भारत को सैन्य आपूर्ति भारत सोवियत मित्रता का महत्वपूर्ण प्रतीक बनकर उभरी। 1962 में ठीक भारत चीन युद्ध से पहले चीन के विरोध के बावजूद मिग लड़ाकू विमान सौदे पर हस्ताक्षर हुए। अब तक लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करने वाले ब्रिटेन का स्थान सोवियत संघ ने ले लिया। अब तक लड़ाकू विमानों का आपूर्ति करने वाले ब्रिटेन का स्थान सोवियत संघ ने ले लिया। वहीं 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सोवियत संघ ने भारतीय और पाकिस्तानी नेताओं की जनवरी 1966 में ताशकंद में एक बैठक बुलाई। जिसे ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं।
1971 में भारत और सोवियत संघ के नेताओं ने 1971 में भारत और सोवियत संघ के नेताओं ने शांति, मित्रता 1971 में सोवियत संघ के नेताओं ने शांति, मित्रता और आपसी सहयोग की ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किया और आपसी सहयोग की ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए। जो इस प्रकार की पहली संधि थी, जो इस प्रकार की पहली संधि, पहली बार भारत ने एक सहयोग संधि किया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि नेम का उल्लंघन कर दिया, भारत भी गुटबाजी में सम्मिलित हो गया, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये हमारी तत्कालिक ज़रूरत थी। जब दो देशों ने हमला किया हो, आसपास दो शत्रु देश दिख रहे हों, आने वाले समय पे अन्य युद्धों का भी सुभराव देखने वाला हो, आसपास जो है परमाणु युद्ध बन रहे हों, अमेरिका जैसे देश भारत के ऊपर हावी हो रहे हों, तो अपनी सुरक्षा दृष्टिकोण से ये संधि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन चुकी थी। ठीक है, तो हमने नियम का उल्लंघन ना करके अपनी तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप लिया गया एक दूरदर्शी निर्णय था ये इंदिरा गांधी का। ठीक है, ये संधि नहीं होती तो सच में बहुत बुरी स्थिति हो जाती। नेक्स्ट, इस संधि के अंतर्गत यदि दोनों में से किसी पर भी बाह्य आक्रमण होता है, इस संधि के अंतर्गत दोनों में से किसी पर भी यदि बाह्य आक्रमण होता है तो दोनों तुरंत पारस्परिक सलाह मशविरा करेंगे। तो दोनों परस्पर सलाह मशविरा करेंगे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि बांग्लादेश मामले में सोवियत भारत का पक्ष लेने के लिए वचनबद्ध था। बांग्लादेश मामले में सोवियत भारत का पक्ष लेने में वचनबद्ध था। ठीक है, तो अमेरिका को भी बुरा नहीं लगा कि पहले से ही संधि कर रखे यार, ये संधि का तो साथ देना ही पड़ेगा, संधि तो तोड़ ही नहीं सकते, है ना। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, हाँ नहीं ये हो गया आपका, बस रुक जाओ। हाँ क्या है, 1971 वाली जो संधि हुई थी वो फिर बाद में जाके जब रूस बना उसके साथ में संधि हो गई थी, उसमें से ये निकाल दिया गया कि हम सैन्य गुटबाजी नहीं करेंगे। क्या इसी का प्रभाव नहीं दिखता कि वीटो पावर भी करता है भारत इस चीज को, मतलब रूस को ना इग्नोर करके उसके, किस चीज का प्रभाव, मतलब किस चीज का? जैसे कि कोई भी प्रस्ताव आता है यूएन में तो रूस जो है भारत के पक्ष में वोट करता है। अभी जिस प्रकार से, हाँ कह सकते हैं, मतलब वो भारत का साथ देता है, भारत अपने पायदान से इधर-उधर नहीं हुआ। लेकिन मतलब सैन्य गठबंधन का मतलब ये है कि भाई यदि कोई आक्रमण करेगा तो फिर आपको भी आना पड़ेगा। तो भारत भी इस चीज़ से, चूँकि भारत एक तो इसकी स्थिति खराब हो गई थी 1991 में के बाद, ये वो चीज़ नहीं रही जो 1991 से पहले यूएसएसआर था, वो 91 के बाद नहीं रहा। तो इसने जो है ये सैन्य गठबंधन को ख़त्म करके अपने आप को सरेंडर करके, बस ये है कि शांति और मित्रता की रहेगी बात। लेकिन जहाँ पे मदद की बात है आज भी रूस करता है, आज भी रूस हमें क्रायोजेनिक इंजन से लेके सब कुछ उसी की देन है। चाहे हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम हो, रूस का योगदान है, चाहे हमारे जो हमारा डिफेंस कार्यक्रम है, रक्षा कार्यक्रम, सारा रूस का योगदान है। हमारे इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव को रूस का, हमारी संविधान में भी समाजवादी तत्व रूस से निहित, सब कुछ रूस की बहुत बड़ी योगदान है इंडिया के लिए। ठीक है, तो ऐसे में भारत का भी फर्ज बनता है हर मामले में कि हम भी रूस के साथ खड़े रहें। ठीक है, कंधे से कंधा मिला के चले। इसीलिए हमने 1966 में कुछ किया नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी की स्थिति खराब, ये सारी चीज़ें हुआ, लेकिन इस पर भी भारत ने शांतिपूर्वक ही उस मैटर को दबा दिया।
ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा था ही जो बड़ा गैर जिम्मेदाराना था। सोवियत संघ मध्यस्थता में था तो आरोप सोवियत संघ के ऊपर ही जाता, बट चूंकि ये पूरे संबंधों को ख़राब कर देता, आने वाले अभी तक के एक और हम दुश्मन पाल बैठते, तो इसलिए उस मैटर को फिर ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। नहीं तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु का जिम्मेदार कौन था, इस बात का पता नहीं लगाना चाहिए था कि ऐसे कैसे मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया उनका, है ना। ठीक, जबकि उनके परिवार में, मैं एक बार सुन रहा था एक इंटरव्यू में, उनके परिवार में बोल रहे थे उनके पारिवारिक कि उनके शरीर के कुछ हिस्से नीले पड़ गए थे। तो हो सकता है कि उनको विष दिया गया हो, जहर दिया गया हो, कुछ भी दिया गया हो। ठीक है, तो कोई आज तक ये एग्जैक्ट रीज़न नहीं है कि किस कारण से लाल बहादुर शास्त्री हमारे बीच नहीं रहे उस घटना के बाद। ठीक, लिखिए नेक्स्ट आगे। भारत ने भी सोवियत संघ द्वारा दिसंबर 1989 में, अब जैसे भारत खड़ा है ना रूस के साथ, खड़ा है कि नहीं खड़ा, खड़ा है, बस यही चीज़ है। हम भी यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव होता है, कुछ नहीं करते, मतदान में सम्मिलित नहीं हो रहा है, नहीं हट रहा है। मतलब एक स्वाभाविक तौर पे देखें तो भारत रूस के साथ अब हर 1979 पे हम भी खड़े रहे। भारत ने भी सोवियत संघ के द्वारा दिसंबर 1979 पे अफ़गानिस्तान पर हमले के समय उसका सहयोग किया। कालांतर में मिखाइल गोर्बाचोव ने 1985 में, मिखाइल गोर्बाचोव ये वहाँ के राष्ट्रपति बने, और इसके बाद दितांत आ जाता है। दितांत का मतलब ये है कि शीत युद्ध इनके आने के बाद धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। 1985 तक पूरी तरीके से कोल्ड वार समाप्ति की दिशा में पहुंच जाता है, क्योंकि अब ये चाहते हैं कि पश्चिमी देशों और अमेरिका के साथ जुड़कर अपने देश की इकॉनमी बूस्टअप, और एक तरीके से नीतियों में काफ़ी लचीलापन आ जाता है। उसके बाद से फिर खाड़ी युद्ध होता है, फिर यूएसएसआर का विघटन भी हो जाता है। ठीक है, तो मिखाइल गोर्बाचोव इन्हीं की नीतियों को जिम्मेदार भी बनाया गया है कि इनके कारण भी, एक कारण ये भी था सोवियत संघ के पतन का। मिखाइल गोर्बाचोव ने 1985 में सत्ता में आने के बाद सोवियत विदेशी संबंधों में एक बड़ा परिवर्तन आया। सोवियत विदेशी संबंधों में एक बड़ा परिवर्तन आया। अब सोवियत संघ का ध्यान अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ परस्पर लाभ के रिश्तों को बनाने में लगने लगा। परस्पर लाभ के रिश्तों को बनाने में लगने लगा। कॉमन यूरोपियन होम बनाने के उनके प्रयास ने भारत जैसे विकासशील देशों के महत्व को कम कर दिया। चीन के साथ सोवियत संघ के भाईचारे के प्रयासों ने भी भारत के साथ संबंधों में अस्थायी रूप से गिरावट आई। ठीक है,
तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल छापेंगे। छपाई मशीन जारी है, प्रिंटिंग प्रेस आपके हाथ में लगा हुआ है। कितने पेन ख़त्म हो रहे हैं कि नहीं? सब इकट्ठा रखना, पेन फेंकना मत कि डस्टबिन में निकाल। हाँ एक, हाँ बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऐतिहासिक काम कर रहे हो आप लोग। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल